सो एज यू गाइज नो ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की सीरीज़ चल रही है एंड इन दिस पार्ट मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कर दिया है और उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर ये आप सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो देन प्रीवियसली आपको जो प्रीवियस सेशंस मैंने करवाए हैं सबसे पहले आपको वो देखने पड़ेंगे, तभी आपको जो आज का पार्ट है वो समझ लगेगा। एंड इसके बाद हम न्यूट्रिशन का पार्ट भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो प्रीवियस सेशन में आई हैव स्टार्टेड विद द हार्ट। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट जो है कंटेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। अगर उन सेक्शंस में आपको कोई भी डाउट है देन यू गाइस कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए एंड सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये जो पार्ट है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ही है। It is related to the human circulatory system. So in this case मैंने प्रीवियस क्लास में ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर के साथ रिलेटेड ही दो टर्म्स हैं। So these are the blood pressure related terms. First one is the hypertension and next is the hypotension. सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर मींस कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन के टाइम पर जो भी प्रेशर पड़ रहा है आर्टरीज की वॉल के ऊपर उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सो ब्लड प्रेशर वो मैंने प्रीवियस सेशंस में कवर करवा दिया है। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। वन इज़ द हाइपरटेंशन, सेकेंड इज़ द हाइपोटेंशन। सो हाइपरटेंशन इज एक्चुअली इज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर and hypotension is the decrease in blood pressure. So as we know कि blood pressure की systolic and diastolic जो pressure है उसकी जो value है it is 120/80। तो इसमें से जो 120 है it is the systolic pressure and 80 is the diastolic pressure. सो इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर मीन्स कि जो ब्लड प्रेशर की ये जो वैल्यू है 120/80 मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ये नॉर्मल वैल्यू है। हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में डेफिनेटली जो ये वैल्यूज़ हैं ये ऑल्टर होंगी। लेट्स सपोज आई हैव रिटन इट लाइक दिस। ये मैंने ऐसे लिख दिया 150/90। तो ये जो वैल्यू है ये ब्लड प्रेशर का जो अमाउंट है दिस इज mm/Hg। सो ये इंक्रीज्ड वैल्यू है तो इट मीन्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज है। सेकेंडली इफ आई एम सेइंग डिक्रीज्ड वैल्यू के केस में इफ आई हैव रिटन इट लाइक दिस और आई कैन राइट इट सो दिस इज द डिक्रीज्ड वैल्यू। यहाँ पर 110 भी लिख सकते हैं। मीन्स इस वैल्यू से, इस नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू अगर कम कर दी जाए तो ये क्या है, हाइपोटेंशन। तो यू मस्ट नो कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको इंक्रीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डिक्रीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सो वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर के केस में क्या है, वो उसका बेसिक्स क्या है कि वहाँ जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू का जो ये एक प्रेशर की वैल्यू है ये ऑल्टर्ड है। तो इंक्रीज के केस में इट इज़ इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज के केस में इट इज़ डिक्रीज्ड, राइट। सो ये जो टर्म्स हैं ब्लड प्रेशर की रिलेटेड इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दिस एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ECG। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई जस्ट वांट टू मेंशन कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे मेजर करते हैं और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सो द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड to measure the blood pressure it is the sphygmomanometer. So I am writing it here, it is the sphygmomanometer. What it is an instrument used
to measure blood pressure. Right? So this is all about the blood pressure. और previous session में I have mentioned about the blood pressure also. ये कुछ terms थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. So this is all about the blood pressure. In this case, in the circulatory system, जो next एक part है वो है ECG, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. So ECG is what? It is the electrocardiogram. एक ग्राफ के फॉर्म में आता है ECG. So it is the electrocardiogram. So एक्चुअल में ये it is ग्राफ. ये ग्राफ की फॉर्म में, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की. सो एक्चुअल में व्हाट इट इज, ECG, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है ये. एंड बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे चेक होती है. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की हेल्प से इट इज़ बीइंग चेक्ड और वेव्स की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो जाता है. एंड उन वेव्स का, हर एक वेव का एक अलग अलग मीनिंग है कि वो वेव क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट की जो वी कैन से कि जो वायर्स हैं उनको जो ह्यूमन बॉडी में जब ये चेक करना है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मैकेनिज़्म को कि क्या हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही. सो उस केस में ECG इज़ यूज्ड. तो जो यू कैन से कि चेस्ट एरिया है, आर्म्स एरिया है, वहाँ उन वायर्स को यू कैन से कि अटैच किया जाता है, वहाँ उन लिड्स को अटैच किया जाता है एंड वो फील करते हैं एंड दे विल सेंस, वो सेंस करते हैं जो आर्टरीज में से ब्लड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को. राइट, ऑन दैट बेसिस ही वो एक वेव की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर हमें एक पिक्चर शो होती है, एक ग्राफ शो होता है. एंड वो ग्राफ ही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट की कंडीशन. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि पेशेंट को मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है. इलेक्ट्रिकल लीड्स को चेस्ट एरिया, आर्म्स एरिया यहाँ पर कनेक्ट करके आफ्टर दैट वंस यू कैन से कि जब एक बार मशीन का स्विच ऑन कर दिया उसके बाद क्या होगा, वो लिड्स लेट्स सपोज कि यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये इस जोन में कनेक्टेड है या चेस्ट जोन में कनेक्टेड है. वहाँ से क्या होगा, जो आर्टरीज में ब्लड जा रहा है उसको वो सेंस करेंगे एंड उससे वो ब्लड प्रेशर को सेंस करके फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का दे विल दैट मशीन विल शो अस द पिक्चर. सो आई विल फर्स्टली ड्रॉ द ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. एक्चुअली इसमें वेव्स होती हैं. ECG की जो वेव्स हैं दे आर P, Q, R, S and T. So it is actually like this. So it is P, this is Q, this is R, this is S and this is T. तो ये एक्चुअल में ऐसे ही ग्राफ जो है उस वी कैन से कि स्क्रीन के ऊपर शो होता है एंड दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. एंड जो ये वेव्स हैं P वेव, Q, R, S वेव एंड T वेव, इन ये जो वेव्स हैं ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हमें बताते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द P वेव. इस केस में P वेव है क्या? सो P वेव, फर्स्ट वेव, what it represent
contraction of atria. तो पी वेव सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी एट्रिया की, सो इट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया. सेकेंड, दिस क्यू आर एस वेव, ये वेव यहाँ से यहाँ तक मूव की, जब यहाँ क्यू से स्टार्ट होगा, सो क्यू आर एस वेव इट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricles. In other words, I can say that it will represent the relaxation of atria also, because जब atria relax होंगे, हमने जब blood का you can say sorry heart का mechanism किया था, that how it is functioning. In that case I have mentioned कि कैसे blood का flow हो रहा है, कैसे atria पहले contract करेंगे फिर blood नीचे जाएगा, या कब ventricles contract करेंगे और blood बाहर जाएगा. So in that case this QRS wave represent the contraction of ventricles or the relaxation of atria. इसको, इस contraction को हम depolarization of ventricles भी बोलते हैं, and in this case also it is the depolarization of atria. Now this T wave, अभी ventricles contract हुए हैं तो उन्होंने relax तो होना ही है. P में क्या हुआ था, contract हो गए थे atria. QRS में ventricles contract हो गए हैं and atrial relaxation. In the next part, ये T, in this T, I am writing about T here only. So T में क्या होगा, it is the relaxation of वेंट्रिकल्स. अभी वेंट्रिकल्स ने एक बार जब ब्लड पंप कर दिया तो उस टाइम पर वेंट्रिकल्स ऑल्सो नीड टाइम टू रिलैक्सेशन. तो ये टी वेव जो है ये वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ ईसीजी की हेल्प से हम कैसे चेक करते हैं कि क्या पर्सन का जो हार्ट है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है. तो उस केस में क्या होगा, जो ये वेव्स की लेंथ है और वेव्स की जो शेप है वो ऑल्टर्ड होगी. लेट्स सपोज कि किसी के केस में ये वेव जो है ये ऐसे है, देन डेफिनेटली इट इज़ ऑल्टर्ड, मीन्स प्रॉब्लम वाली बात है, मीन्स कि पर्सन के जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, राइट? जो एस वेव है, आई हैव अगर टी में कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि आर वेव या क्यू वेव ज़्यादा ही एक्सटेंडेड है, तो इट मीन्स इन दैट केस प्रॉब्लम की ही बात है. वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और एट्रिया की जो रिलैक्सेशन है उसमें इशू है. तो इन पी क्यू आर एस टी इन वेव्स में से किसी भी एक पॉइंट पर कभी कोई ऑल्टरेशन हो गई, ये वेव में थोड़ा सा ऑल्टरेशन आ गया है, ये वेव का जो यू कैन से कि क्रेस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है, तो उस केस में क्या है कि प्रॉब्लम है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, राइट? सो दैट इज़ वाई ईसीजी करते हैं ताकि पर्सन का जो हार्ट है उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सकें कि कैसे फंक्शन कर रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईसीजी दैट यू शुड नो. एंड आई हैव ऑलरेडी मैंशन, इसको हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया एंड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. अगर हमने रिलैक्सेशन की बात करनी हो कि रिलैक्स करते हैं वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया, देन इट इज़ कॉल्ड एज ए रीपोलराइजेशन. आफ्टर दिस फिर से यहाँ से एक न्यू वेव स्टार्ट हो जाएगी, तो वो सेकेंड साइकिल होगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का. So blood vessels हैं क्या? सबसे पहले these are the channels or these are the tubes that will carry the blood, right? So blood vessels क्या हैं? They are the channels or tubes that will carry blood.
एंड इन द प्रीवियस सेशन जब मैंने हार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था तो मैंने आर्टरीज और वेन्स के बारे में मेंशन किया था, एंड आई जस्ट मेंशनड वन डिफरेंस कि आर्टरीज क्या कर रहे हैं, आर्टरीज आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं। फर्स्ट इज द आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज और वेन्स हैं, इन टुडेज पार्ट हम इन दोनों की डिफरेंस करेंगे और उसी से आपको समझ लगेगा कि आर्टरीज क्या हैं और वेन्स क्या हैं। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द कैपिलरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, दीज आर मेन ब्लड वेसल्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, अभी आप सबको पता है कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट की फंक्शनिंग की थी, उसमें मैंने मेंशन किया है। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं वॉच किया देन यू शुड फर्स्टली गो थ्रू दैट सेशन, तभी नेक्स्ट सेशन आप समझ पाओगे। सो दिस इज द मेन फर्स्ट पॉइंट अबाउट द आर्टरीज, दैट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑन द अदर हैंड दे कैरी deoxygenated blood, except in this case also there is an exception, pulmonary vein. ऑन द अदर हैंड अगर बात करें कि आर्टरीज कहाँ से कहाँ तक ब्लड कैरी कर रही हैं, सो आर्टरीज दे आर कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, बिकॉज प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड हार्ट से ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम जो है वो आर्टरीज का है। एंड वी नो कि एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी और इट इज द मेन आर्टरी जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हार्ट से स्टार्ट हो रही है। सो कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। And on the other hand, veins, what they are doing? Veins carry blood from body parts to heart, right? और इस केस में aorta is the main जो हार्ट से स्टार्ट हो रही है, एंड इन केस ऑफ वेन्स superior and inferior vena cava. Superior and inferior vena cava, they are carrying the deoxygenated blood from body parts to the heart. Now, अगर हम आर्टरीज की और वेन्स की वॉल की बात करें कि आर्टरीज और वेन की जो वॉल है वो कैसी है, सो आर्टरीज के केस में जो आर्टरीज की वॉल है इट इज थिक बट इट इज नॉन कोलैप्सेबल, मीन्स उतनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है या ज़्यादा इलास्टिक नहीं है। सो इन केस ऑफ आर्टरीज, आई होप यू हैव डन दिस, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, आई एम इरेजिंग द फर्स्ट पॉइंट ओनली। अगर आर्टरीज की वॉल की बात करें, arteries have thick and non-collapsible wall. थिक वॉल है बट नॉन कोलैप्सेबल है। ऑन द अदर हैंड एज कंपेयर टू आर्टरीज, वेन्स की जो वॉल है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, थिन वॉल्ड एंड इलास्टिक, थिन वॉल्ड है, इलास्टिक है एंड कोलैप्सेबल। तो ये इजीली, ये इलास्टिक हैं, ये इजीली कोलैप्स कर जाती हैं, मींस ये स्ट्रेच भी हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी इजीली हो जाती हैं। लेट्स सपोज कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये है आर्टरीज की, इसकी वॉल जो है
वो कोलैप्सिबल नहीं है, इलास्टिक नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर वेन्स की बात करूँ तो वॉल जो है वो इजीली इलास्टिक है, तो क्या होगा, लेट्स सपोज कि वो इजीली बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी कर जाएंगी एंड उसके साथ साथ इजीली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएंगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कोलैप्सिबल एंड द नॉन कोलैप्सिबल। तो जो वॉल है वो कोलैप्सिबल है इन दिस केस वेन्स एंड इन दिस केस इट इज नॉन कोलैप्सिबल। नाउ वी नो कि आर्टरीज और वेन्स में से जो ब्लड का फ्लो होता रहता है, ट्यूब लाइक चैनल्स हैं और जस्ट इमेजिन एक पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है। सेम इज फॉर द आर्टरीज एंड वेन्स। सो इन दिस केस अगर आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज के अंदर देर आर नो वॉल्व्स। वॉल्व्स का क्या काम है, टू स्टॉप द बैक फ्लो। इन केस ऑफ आर्टरी नो वॉल्व्स, बट इन केस ऑफ वेन्स walls are present to prevent backflow of blood। ब्लड का बैकफ्लो ना हो इसीलिए वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, बट इन केस ऑफ आर्टरीज कोई वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं है। राइट नाउ अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर आर्टरीज या वेन में से कहाँ होता है, तो आर्टरीज के केस में ब्लड प्रेशर इज मोर। यहाँ मोर का मीनिंग ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई होगा। सी एओर्टा इज द मेन आर्टरी जो हार्ट से ब्लड कैरी कर रही है, मीन्स हार्ट ने एक बार ब्लड पंप किया, उसके बाद वो ब्लड जो है आर्टरीज में अंदर आ गया, तो वो ब्लड जब पंप हो रहा है एक प्रेशर के साथ आर्टरीज के अंदर आ रहा है, देन डेफिनेटली आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वेन्स। सो वेन्स हैव लो ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर is less as compared to arteries। अगर हम अपने बॉडी में या अपनी स्किन लेयर में आर्टरीज या वेन्स की लोकेशन देखें, देन यूजुअली कुछ एक्सेप्शंस हैं इन यू कैन से, अगर अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी में बहुत कम ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे यू कैन से लोकेशंस हैं जहाँ पर आर्टरीज जो हैं सुपरफिशियल हैं। मोस्टली जो आर्टरीज हैं वो ये डीपली एम्बेडेड हैं स्किन की लेयर में। सो बट ऑन द अदर हैंड वेन्स जो हैं दे आर सुपरफिशियल। सो आर्टरीज के केस में एक्सेप्शन है, दैट इज द रेडियल आर्टरी जो हमारे रिस्ट के पास है। ऑन द अदर हैंड देयर इज वन आर्टरी जो हमारे एंकल के जोन के नियर बाय है। सिमिलरली हमारे जो ईयर्स हैं उसके पीछे एक आर्टरी है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली अगर देखें तो आर्टरीज आर नॉन सुपरफिशियल, मीन्स ये सुपरफिशियल नहीं है, स्किन की लेयर के बहुत अंदर हैं, ऊपर नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो वेन्स हैं, वेन्स जो है ये सुपरफिशियल हैं। राइट तो अगर लोकेशन की बात करें, नॉन सुपरफिशियल with few exceptions like radial artery, in wrist, हमारा जो wrist वाले जोन में आर्टरी है वो एक्सेप्शन है, वो सुपरफिशियल है। वेन्स जो हैं दे आर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मीनिंग क्या है, आई एम राइटिंग हियर, मीन्स क्लोजर टू द upper layer of skin, मीन्स स्किन के अंदर ज़्यादा डीप नहीं है। इफ एल से कि जो वेन्स हैं ये डीप नहीं है ज़्यादा, बट आर्टरीज जो हैं वो डीप हैं। राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स जो कि मेन ब्लड वेसल्स हैं। हमें अभी ये भी पता होना चाहिए, कैपिलरीज मैंने मेंशन किया है। सो कैपिलरीज आर दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स। एंड कैपिलरीज का काम क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। उसका क्या है रीजन, हाउ दे आर फॉर्म्ड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू।
सो आर्टरीज और वेन्स हो गया है। अभी इसके बाद है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज, दे आर थिन वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सो एक्चुअल में है क्या, लेट्स सपोज ये आर्टरी है, राइट और आर्टरी से ही बहुत ही थिन दिस इज एक नेटवर्क पूरा है। ये जो सारी मैंने लाइंस बनाई है ना, ये सारी जो एक्चुअल में है ये बहुत ही थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये पूरा कैपिलरीज का नेटवर्क है। सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन एंड दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। बहुत ही थिन वॉल्ड है। अगर वेन्स और आर्टरीज दोनों की वॉल से कंपेयर किया जाए तो दे आर वेरी थिन, दे आर इलास्टिक, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर इलास्टिक ऑल्सो। सो कैपिलरीज का द मेन फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कैपिलरीज वो जगह है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो पार्ट है जहाँ पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है। सो दिस इज द मेन साइट। गैसेस का एक्सचेंज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। इन दैट सेक्शन आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगा। फॉर नाउ यू शुड नो दैट कैपिलरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। बिकॉज कैपिलरीज की जो वॉल है वो इतनी इलास्टिक है, इतनी ज़्यादा थिन है कि मटीरियल कैन ईजिली पास, जबकि आर्टरीज और वेन्स में ऐसा नहीं होता। सो कैपिलरी मेन साइट है, मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। और इसमें एक्सचेंज ऑफ मटीरियल में सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ईच एंड एवरी यू कैन से प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी तक पहुंच रहा है, अलग अलग पार्ट्स तक, वो कैपिलरीज की हेल्प से पहुंच रहा है। सो व्हेन विल डू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दैट केस आपको गैसेज एक्सचेंज जब आई विल एक्सप्लेन तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगा। फॉर नाउ यू शुड नो कि कैपिलरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंड ये कहाँ प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, राइट? So this is all about the blood vessels. I hope this part is clear. Now, in this case, circulatory system, there is a one more important part that how inside our body, हमारी बॉडी के अंदर जो रेगुलेशन कैसे हो रही है कि ओके हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट स्लो रेट पर पंप कर रहा है, हाई रेट पर। जब लेट सपोज कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हम किसी का कोई एग्ज़ाम है या हम थोड़ा डर जाते हैं तो उस टाइम पर हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, राइट? ऑन द अदर हैंड जब हम बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं उस टाइम पर हमें अपनी हार्ट बीट के बारे में समटाइम्स फील भी नहीं होता। बट जब हम भाग रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या हमें डर लग रहा है, उस टाइम पर हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है एंड हमें फील होता है। सो ये सारा रेगुलेशन ही है सिस्टम का। हमारे यू कैन से कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ही जो हमारा सिस्टम है वो रेगुलेट रहता है, राइट? तो इन दिस केस देयर इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेटेड रहती है। फर्स्ट टाइप ऑफ जो रेगुलेशन है वो है मायोजेनिक, या फिर हार्ट खुद को ही कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज हार्ट की जो लेयर है पेरिकार्डियम उसमें मसल्स हैं, राइट? तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेगुलेशन इट इज द सेल्फ रेगुलेशन ड्यू टू मायोजेनिक एक्टिविटी। मायो वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू द मसल्स,
कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रही हैं, खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं वो कंडीशन को, जब हम बहुत बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में हैं कि उस टाइम पर थोड़ा सा जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन स्लो हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड जब कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पर्सन स्ट्रेस में है या भाग रहा है, तो उस टाइम पर हम सब फील करते हैं कि हमारी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो गई। इट मीन्स जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है जो वो फास्ट हो गई है, राइट। सेकेंड जो है, सेकेंड टाइप ऑफ जो कंट्रोल है, इट इज द न्यूरल कंट्रोल। मायोजेनिक कंट्रोल, सेकेंड इज अ न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल कैसे है, जब हम ब्रेन के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे, इन दैट पार्ट आपको सारे सिस्टम्स का पता लगेगा कि सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। फॉर नाउ यू शुड जस्ट नो कि न्यूरल कंट्रोल है मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इट इज़ कंट्रोलिंग द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ANS, इट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, व्हाट दिस सिस्टम इज डूइंग। सो न्यूरल सिग्नल्स जा रहे हैं। जब वैसी कंडीशन होगी कि हमारे हार्ट की बीटिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, उस टाइम पर एक्चुअली मायोजेनिक एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हार्ट तक कनेक्शन है उनका, दे आर सेंडिंग सिग्नल टू हार्ट। व्हाट दे आर डूइंग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजिंग हार्ट बीट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं, इनका फंक्शन क्या काम है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इनका काम क्या है, दे डिक्रीज हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को डिक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ हमारा जो कार्डियक एक्टिविटी है हमारी बॉडी में वो कंट्रोल हो रही है, हार्ट के मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। नर्वस सिस्टम को सिग्नल जा रहा है एंड नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो फिर सिग्नल लेकर आ रहे हैं हार्ट तक कि हार्ट की बीटिंग जो है वो इंक्रीज होनी है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म चल रहा है वो फास्ट होगा या स्लो होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, राइट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको ये सारा पार्ट अच्छे से समझ लगा है। यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी लेक्चर, डू नॉट मिस एनी लेक्चर, अदरवाइज आपको समझ नहीं लगेगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, if still you have any doubt, you can ask me in the comment box. So that's all in circulatory system. In the next part I'll start with the new topic. So that's all. Thank you.